बच्चों, आपके क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में मैंने आपको इस पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं, यह बताया था पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ। आज इस चैप्टर का जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर वर्ष एग्जाम में भी आता है और बहुत आसान है, उसे आप समझिए। उसमें सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है। संक्षारण या कोरोजन। कोरोजन मीन्स क्या होता है कि जैसे वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल, अम्ल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। मतलब धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगे। कोई भी धातु आप ले लो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, चांदी ले लो, अगर उसकी सतह का धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है सतह, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाता है, तो जंग लगने से क्या होता है, लोहे की जो वस्तु होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और एक समय के बाद वह टूट जाती है। और ये इसका कारण क्या है कि धातु जो है वो अपने आसपास के हवा, जल, किसी एसिड या आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है और धीरे धीरे उसकी सतह पर नष्ट होने लग जाती है। उस नष्ट होने या ह्रास होने को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण का अर्थ है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का अर्थ है किसी धातु का नष्ट होना, और उसका वजह क्या है कि वह अपने आसपास की हवा के संपर्क में आ जाती है या जल, अम्ल, नमी इसके संपर्क। जैसे आपके घरों में लोहे की कढ़ाई होती है, अगर वह गीली है तो आप देखते हो 2-3 घंटे के बाद उसमें जंग लग जाता है, या आपने अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखा है। वैसे चांदी के जेवर होते हैं, उनमें आप देखते हो कुछ समय के बाद वो काले पड़ जाते हैं। इसी तरीके से आपके घरों में जो तांबे के बर्तन हैं, उनके बाहर से हरी परत चढ़ जाती है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि वह अपने आसपास की हवा, जल, अम्ल या नमी के संपर्क में आते हैं और उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करने के पश्चात उनके बाहरी परत जो है वो नष्ट होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम संक्षारण या धातुओं के नष्ट होने को रोक सकते हैं। सबसे पहले है जस्तीकरण। जस्तीकरण का मतलब है धातुओं के बाहरी परत पे बाहरी भाग पे जस्ते की परत चढ़ा दें, ठीक है, जिंक की परत चढ़ा दें। ये भी संक्षारण से बचाव का एक तरीका है कि हम जो भी धातु की रक्षा करना चाहते हैं, संक्षारण से बचाना चाहते हैं, नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, उस धातु के बाहर जिंक की परत चढ़ा दें या धातु की सतह को पेंट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े मकान और पुल जब बनते हैं लोहे के, तो मकानों या पुलों में जो लोहा लगता है उसको पहले पेंट कर दिया जाता है ताकि वह हवा, नमी या आर्द्रता के संपर्क में ना आए। तीसरा तरीका है धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। इस तरीके से भी हम उसको बाहरी हवा से, अम्ल से या नमी से बचा सकते हैं, और जिसके कारण उसकी बाहरी परत नष्ट नहीं होगी और वह बची रहेगी, ठीक है। संक्षारण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको आप चैप्टर 3 में भी पढ़ोगे कि कैसे धातुएं संक्षारित होकर नष्ट हो जाती हैं और इससे बहुत अधिक आर्थिक नुकसान भी होता है। एक और टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है यानी रेंसिडिटी। विकृत गंधिता या रेंसिडिटी का मतलब है कि तेल एवं वसा युक्त जब खाद्य पदार्थ होते हैं वह वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रकार भोजन का खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। जैसे आप कोई चिप्स लाए, आपने उसको खोल के रख दिया, कुछ समय बाद आप देखते हो कि वो चिप्स का पूरा स्वाद बदल जाता है, ठीक है, और गंध यानी खुशबू भी बदल जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जब वो खुले में रखे जाते हैं तो वो हवा के संपर्क में आते हैं और हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार भोजन का खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो चिप्स जो हैं वो नए नए ही कुरकुरे लगते हैं, कुछ समय बाद वह स्वाद और गंध उनकी बदल जाती है। इसका कारण यही है कि वो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, और खुले में जैसे ही हम उन्हें रखते हैं तो वह हवा से संपर्क में आ जाते हैं और इस वजह से उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनकी गंध भी बदल जाती है। तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं,
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे हम विकृत गंधता से बता सकते हैं? सबसे पहला तरीका है कि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालें। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी गैस जो ऑक्सीजन का अपोज करे, विरोध करे। एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। इसीलिए पैकिंग के समय जब भी चिप्स की थैली में पैकिंग की जाती है तो आप देखते हो कि वो फूली हुई थैली होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को उसके अंदर से हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो ऑक्सीजन को चिप्स के संपर्क में नहीं आने देती, इसलिए चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम उन्हें वायु मुक्त बर्तन में रखें, मतलब एयर टाइट बर्तन में। जैसे जिस बर्तन में आपने अपनी नमकीन, बिस्किट या चिप्स रखे हैं उस बर्तन को टाइट बंद कर दें जिससे उसके अंदर हवा ना घुसे। इस तरीके से भी हम उनके गंध और स्वाद को ख़राब होने से रोक सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो वही बात अभी मैंने आपको बताई थी, कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो चिप्स को विकृत गंधी यानी कि उसके स्वाद और गंध को ख़राब होने से बचा देती है नाइट्रोजन, ठीक है। ये है। उसके अलावा आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी धातु होती है वो वायु के संपर्क में आते ही उसमें उसकी बाहरी परत में जो है वह ऑक्सीजन रिएक्शन कर देती है। तो जब मैग्नीशियम भी एक बहुत क्रियाशील धातु है, जब हम इसे वायु में खुला रखते हैं तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत को हटाने के लिए और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराने के लिए, यानी कि अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले हमें मैग्नीशियम रिबन के बाहर चढ़ी हुई ऑक्सीजन की परत को हटाना पड़ेगा। और उस परत को हटाने के लिए हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अन्यथा क्या होगा? अगर उस परत को नहीं हटाएंगे तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि उसके बाहर से पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि वह वायु में से अभिक्रिया कर सके, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसमें लोहा यानी आयरन की कील डालते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि लोहा जो है वह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर लोहे से कम अभिक्रियाशील धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि वह कॉपर को उसके विलयन से हटा देता है और खुद आयरन सल्फेट बना देता है जो कि हरे रंग का होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन पहले नीले रंग का होता है। जैसे ही हम उसमें लोहे की कील डालते हैं तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो वह लोहा कॉपर को हटा देता है और इसलिए उसका रंग बदल जाता है। देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन कॉपर को हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया है ये, और आयरन सल्फेट बना देता है। तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरे रंग में बदल जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है और उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा भूरा हो जाता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाई थी कि जब अभिकारक तत्वों के आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक उदाहरण इसका है, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब यह कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करती है CaCl2 से, तो Na2CO3 में 2 आयन हैं, एक तो सोडियम का एक कार्बोनेट का। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड में 2 आयन हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन जो है वह सोडियम आयन के साथ आदान प्रदान होगा और कैल्शियम और CO3 का, तो CO3 जो है वो कैल्शियम के साथ आ जाएगी और Cl2 जो है वो सोडियम के साथ चली जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? आयनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। दोनों के आयनों ने अपनी जगह बदल दी। सोडियम क्लोरीन के साथ गया तो
सोडियम क्लोराइड बना। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो क्या हुआ, यहाँ पर अभिकारक तत्वों के आयनों का आदान प्रदान हुआ। यह द्विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण है और वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास मेरे सारे वीडियो तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी किसी टॉपिक को समझना चाहेंगे आप चैनल खोलेंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उसको, क्योंकि आपके पास आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके पास सभी वीडियो सुरक्षित हैं। तो आप क्या करोगे, जब चाहे तब उन्हें पढ़ सकते हो, साल में किसी भी समय, जब भी आपके पास समय हो। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करिए, वीडियो सेव कीजिए और जब चाहे तब पढ़िए और बार बार पढ़िए। हर टॉपिक को बार बार जब आप समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।